जय भारत दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 16 सितंबर 2021 का करंट अफेयर, जिसका हमारा आज का पहला प्रश्न है। 14 सितंबर 2021 को किस देश के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? ठीक है दोस्तों, बात करेंगे लसिथ मलिंगा की। तो लसिथ मलिंगा जो है यह एक तेज गेंदबाज है और यह श्रीलंका के हैं। इन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास दे दिया है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा गया कि यह आईपीएल के सबसे सफल गेंदबाज थे, ठीक है, और यह किस टीम से थे, तो यह थे मुंबई इंडियंस से। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें पहला है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी डेल स्टेन ने संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में जो डेल स्टेन जिन्होंने संन्यास दिया है, जो कि क्रिकेट के खिलाड़ी थे, ये दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के थे डेल स्टेन। और ये जो थे यह एक फास्ट गेंदबाज, ठीक है, यानी फास्ट बॉलर थे। और इन्हें जो डेल स्टेन है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से हैं, इन्हें स्टेन गन भी कहा जाता था। ठीक है, इन्हें स्टेन गन जो है यह भी कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में फिनू माकंड को जो है शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, टेस्ट में 600 विकेट लेने वाले एकमात्र तेज गेंदबाज। आपसे यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि है टेस्ट मैच में 1600 विकेट लेने वाले एकमात्र तेज गेंदबाज। अगर आपसे पूछा गया कि सबसे ज्यादा विकेट जो है टेस्ट में किसने लिए हैं, तो टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट तो मुरलीधरन ने लिए हैं। ठीक है, टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट तो मुरलीधरन ने लिए हैं। ठीक है, लेकिन वह एक तेज गेंदबाज नहीं थे। ठीक है, जो मुरलीधरन है यह एक तेज गेंदबाज नहीं थे। इन्होंने कितने विकेट लिए हैं? तो इन्होंने 800 विकेट लिए हैं। और यह किस देश से हैं? तो यह श्रीलंका से हैं। ठीक है, याद रखना है, मुरलीधरन जो है सबसे ज्यादा इन्होंने विकेट लिए हैं, लेकिन यह तेज गेंदबाज नहीं है। प्रश्न के अंदर पूछा गया है एकमात्र तेज गेंदबाज जिन्होंने 600 विकेट ले लिए हैं, तो उनका नाम है जेम्स एंडरसन। ठीक है, जेम्स एंडरसन जो है यह एक तेज गेंदबाज है और इन्होंने 600 से ज़्यादा विकेट ले लिए हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे जाके वापस देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में खाद्य आपातकाल घोषित किया गया? तो जो खाद्य आपातकाल है यानी फूड इमरजेंसी, यह भारत से लटका हुआ यानी श्रीलंका जो है इसने खाद्य आपातकाल यानी फूड इमरजेंसी की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, स्लाइनेक्स जो है स्लाइनेक्स युद्धाभ्यास, यह किन दो देशों के मध्य युद्धाभ्यास है? तो यह जो है भारत और श्रीलंका जो है इन दोनों के मध्य होता है स्लाइनेक्स एक्सरसाइज। इसको आप याद कैसे रखोगे? तो सिंपल है, स्लाइनेक्स को जब आप लिखते हो तब आप कुछ इसे इस तरीके से लिखते हो, यह हो जाता है स्लाइनेक्स। ठीक है, तो स्लाइनेक्स के अंदर जो SL है इसका अर्थ हो जाएगा श्रीलंका। ये जो IN है, IN का अर्थ हो जाएगा इंडिया, यानी इंडिया और श्रीलंका और इंडिया। और ये जो EX लिखा है इसका अर्थ हो जाएगा एक्सरसाइज। ठीक है, तो श्रीलंका और इंडिया के मध्य होने वाली एक्सरसाइज जिसका नाम है स्लाइनेक्स। और अगर आपसे पूछा गया सिम्बेक्स, तो जो सिम्बेक्स एक्सरसाइज है यह भारत और सिंगापुर के मध्य होती है। ठीक है, याद रखना है, स्लाइनेक्स भारत और श्रीलंका, सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर। अगला प्रश्न है, मित्र शक्ति। अगर आपसे बात की जाए मित्र शक्ति किन दो देशों के मध्य का युद्धाभ्यास है, तो यह है दोस्तों, यह जो युद्धाभ्यास है मित्र शक्ति है भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। और अगर आपसे पूछा गया, जैसे कि अभी मैंने आपको मित्र शक्ति बताया जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य होता है, तो आपसे ये भी बहुत पूछे जाते हैं गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति। तो जो गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास है, देखिए दोनों अलग अलग युद्धाभ्यास हैं, लेकिन जो होते हैं वो दो ही देशों के मध्य होते हैं, जो कि हैं भारत और इंडोनेशिया। ठीक है, गरुड़ शक्ति भी भारत और इंडोनेशिया, और समुद्र शक्ति जो है यह भी भारत और इंडोनेशिया के मध्य होती है। अगला प्रश्न है, शक्ति, सिर्फ शक्ति युद्धाभ्यास।
तो ये जो शक्ति युद्धाभ्यास है यह भारत और फ्रांस के मध्य होता है। और अगर आपसे पूछा गया भारत और फ्रांस की बात कर रहे हैं तो भारत और फ्रांस के मध्य और 3 एक्सरसाइज होती है, जिनमें पहला है गरुड़, ठीक है, गरुड़ भारत और फ्रांस, शक्ति भारत और फ्रांस, और वरुण यह भी भारत और फ्रांस। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है जो कि भारत और फ्रांस में होती है, जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अगला प्रश्न है पाक जल संधि किन 2 देशों के मध्य स्थित है। अब बात करते हैं पाक जल संधि की, तो आपको मैप के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों वैसे जब हम मैप देखते हैं तब यहाँ पे इंडिया इस तरीके से आ जाता है और ये इंडिया का सबसे नीचे का भाग है। यहाँ पे केरल और यहाँ पे एक दूसरा राज्य, और यहाँ पे जो है यहाँ पे श्रीलंका है भारत को लटके हुए। तो इन दोनों देशों के मध्य जो जल संधि है, यह जो मैं आपको वापस दिखाता हूँ। यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे श्रीलंका है। तो इन 2 देशों के मध्य यहाँ पे जो जल संधि है, इस जल संधि का नाम है पाक जल संधि, ठीक है। खूब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न, जो कि है पे नाउ, जिसके साथ भारत ने यूपीआई को जोड़ने की घोषणा की है, किस देश का भुगतान इंटरफेस है। आपको ये पता होना चाहिए कि पे नाउ जो है यह सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर का जो है यह भुगतान इंटरफेस है, और भारत का जो भुगतान इंटरफेस है वो है यूपीआई। आपको यूपीआई की जो है फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, जो कि है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। यूपीआई की जो फुल फॉर्म है यह है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। जो सिंगापुर का भुगतान यानी पेमेंट इंटरफेस आप जिसे बोल सकते हो वो है पे नाउ, और भारत का जो पेमेंट इंटरफेस है वो है यूपीआई, ठीक है, जिसे हम यूपीआई पिन भी बोलते हैं कभी कभी। और सिंगापुर के पे नाउ और भारत का जो यूपीआई है, इन दोनों के मध्य एक समझौता हुआ है, ठीक है। और ये समझौता क्यों हुआ है? ये समझौता इसलिए हुआ है ताकि जो लेन देन होता है दोनों देशों के मध्य वो जल्दी से हो सके, ठीक है। और जो लेन देन जो है यह कम कीमत में जल्दी से जल्दी लेन देन हो सके, इसीलिए पे नाउ और यूपीआई इन दोनों ने आपस में जोड़ने की घोषणा की है, ठीक है। खूब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें पहला है कौन सा देश भीम यूपीआई का उपयोग करने वाला पहला पड़ोसी देश बन गया है। भीम यूपीआई जो है यह भारत, इसकी फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस मनी, ठीक है, भारत इंटरफेस मनी। भीम यूपीआई में जो भीम है इसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस मनी। तो इस भीम यूपीआई को अपनाने वाला भारत का पहला पड़ोसी देश कौन सा है? तो वो है भूटान, ठीक है। भूटान ने क्या किया है, भारत का जो भीम यूपीआई जो है, जो कि भारत का एक भुगतान इंटरफेस या फिर पेमेंट इंटरफेस जिसे हम बोल सकते हैं, उससे अपनाने की घोषणा की है या फिर उसे अपना भी रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है सिम्बेक्स। तो सिम्बेक्स जैसे मैंने आपको बताया था भारत और सिंगापुर के मध्य एक्सेस होती है। ई रूपी क्या है? तो अगर आपसे पूछा गया कि ई रूपी क्या है, तो ई रूपी सिंपल है, एक प्रीपेड ई वाउचर है ना। प्रीपेड ई वाउचर क्या होता है? सिंपल आप इस तरीके समझिए कि एसएमएस के द्वारा जो है भुगतान या फिर पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। एसएमएस के द्वारा जो है यह भुगतान या फिर पेमेंट किया जाएगा। इसकी शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत की है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और कब से इसकी शुरुआत की है? तो इन्होंने इसकी शुरुआत की थी 2 अगस्त 2021 से ई रूपी जो है इसको इन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। इसका एक सिंपल उद्देश्य यह है कि ताकि डिजिटल भुगतान या फिर डिजिटल पेमेंट हो सके। अब हम देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है एनईएफटी और आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है। ये जो दोनों मैंने जो आपको प्लेटफॉर्म बताए, जो कि ये पहला है जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताया, जिनमें पहला प्लेटफॉर्म है एनईएफटी, ठीक है। तो ये जो एनईएफटी है ये भी आरबीआई के अधीन है। क्या? जो एनईएफटी है ये आरबीआई के अधीन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन है। एनईएफटी की फुल फॉर्म क्या है? तो लिख लेना अच्छे से, एनईएफटी की फुल फॉर्म है नियर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। जो एनईएफटी है इसकी फुल फॉर्म है नियर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और अगर आपसे बात की जाए आरटीजीएस, क्या
आरटीजीएस, तो आरटीजीएस की फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, ठीक है। आरटीजीएस की फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। याद रखना है आपको, एनईएफटी यानी नियर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, ये दोनों जो प्लेटफॉर्म है ये दोनों आरबीआई के अधीन है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यह अधीन है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न जो कि है 14 सितंबर 2021 को किसने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है। तो प्रोजेक्ट उड़ान जो है यह आईआईटी बॉम्बे ने लॉन्च किया है। आईआईटी बॉम्बे ने इसे क्यों लॉन्च किया है, आप इस तरीके से समझिए कि जब उच्च शिक्षा में अगर कोई मिडिल या फिर आप कह सकते हो जो लड़का समझो 5th तक वो जो है मराठी मीडियम में उसने पढ़ाई की और अगर वो सीधा 6th में अगर इंग्लिश मीडियम में जाना चाहता है तो उसकी जो है भाषा में या फिर बोलचाल में या फिर उसका सिलेबस समझ में उसे बहुत दिक्कत आएगी। तो इसी दिक्कत का हल निकाला है आईआईटी बॉम्बे ने और उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट उड़ान, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो इंग्लिश का सिलेबस है उसे हिंदी में या फिर जो भी अन्य भाषाएं जैसे कि कन्नड़ हो गई, मराठी हो गई, गुजराती हो गई, तो इन भाषाओं में वो सिलेबस जो है यानी एनसीईआरटी का जो सिलेबस आप समझ सकते हो उसको ट्रांसलेट कर देगा जिस भाषा में वो लोग जो बच्चे हैं वो समझते हैं, ठीक है। ये किसका उद्देश्य है, तो ये है प्रोजेक्ट उड़ान का उद्देश्य। इसे लॉन्च किसने किया है, इसे लॉन्च किया है आईआईटी बॉम्बे ने यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने। हो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है विश्व का पहला प्लांट आधारित स्मार्ट एयर प्यूरिफायर। तो प्लांट आधारित स्मार्ट एयर प्यूरिफायर ये विश्व का पहला है जिसे विकसित किया है आईआईटी रोपड़ में यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने, ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना है विश्व का पहला प्लांट आधारित स्मार्ट एयर प्यूरिफायर किसने विकसित किया, तो यह विकसित किया है आईआईटी रोपड़ में। तो ये जो है अपने आसपास की जो जितनी भी हवा है उसको प्योर करता है, ठीक है। यानी अगर आपके आसपास में कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसे प्योर कर वो ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसका नाम क्या दिया है आईआईटी रोपड़ ने, तो इसका आईआईटी रोपड़ ने नाम दिया है यू ब्रीथ लाइफ, ठीक है। इसका नाम दिया है यू ब्रीथ लाइफ, इसका नाम है किसका, विश्व का पहला प्लांट आधारित स्मार्ट एयर प्यूरिफायर, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस का निर्माण किसने किया। तो जो भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस है इसका जो निर्माण किया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी आईआईटी मद्रास ने इसका निर्माण किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध किस राज्य से है। मैंने आपको पहले ही बताया प्रोजेक्ट बोल्ड जो है इसका संबंध राजस्थान से और ये राजस्थान में कहाँ से शुरू हुई थी, तो यह शुरू हुई थी उदयपुर में। और अगर आपसे बात की जाए ये किसके उत्पादन से संबंधित है, तो ये जो प्रोजेक्ट बोल्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बांस जिसे हम इंग्लिश में बैम्बू बोलते हैं उसके उत्पादन से यह संबंधित है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो कि है अगस्त 2021। दोस्तों प्रश्न है अगस्त 2021 माह के लिए, ठीक है। अगर अगस्त 2021 माह के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना है। तो आपको याद रखना है आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसे हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसका जो मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो उसका मुख्यालय स्थित है दुबई में, ठीक है। और अगर आपसे बात की जाए इसके अभी हाल ही में अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है ग्रेग बर्कले, ठीक है। इसके अध्यक्ष है ग्रेग बर्कले। अगर आपसे आईसीसी की बात की जा रही है तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा, बीसीसीआई, ठीक है। तो बीसीसीआई का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बीसीसीआई जो है इसका मुख्यालय स्थित है बांदखेड़े स्टेडियम जो है जो कि मुंबई में है, बांदखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई में है, यहाँ पे बीसीसीआई का मुख्यालय है। अगर आपसे पूछा गया इसके हाल ही में अध्यक्ष कौन है, तो बीसीसीआई के हाल ही में अध्यक्ष है सौरभ गांगुली, ठीक है। बीसीसीआई जो है इसके हाल ही में अध्यक्ष है सौरभ गांगुली। अगला प्रश्न है एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल है इसका जो मुख्यालय है वो है कोलंबो जो कि श्रीलंका की कैपिटल है, ठीक है।
कैपिटल है या थी, यह आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ठीक है, तो ये कोलंबो में है, और कोलंबो श्रीलंका की कैपिटल है या नहीं है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके हेड या फिर उसके अध्यक्ष कौन है, तो जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है इसके अध्यक्ष हैं जय शाह, ठीक है, आपको याद रखना है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड हैं जय शाह, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अगस्त 2021 माह के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना है। याद रखना है, यह विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर नहीं है। अगस्त जो माह है 2021 में, जो अभी अगस्त है, उस अगस्त के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसीआई ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना है। किस माह के लिए? अगस्त माह के लिए, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? प्लेयर ऑफ द मंथ मेल, ठीक है, आपको याद रखना है, वो है जो रूट, ठीक है, जो रूट, ठीक है। अगस्त माह के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर कौन है? जो रूट। और अगर आपसे पूछा गया किस देश के हैं, तो ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से, ठीक है। और अगर आपसे बात की जाए महिला में अगस्त माह के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किसे चुना है, तो यह चुना गया है एमियन रिचर्डसन को, ठीक है, याद रखना है, एमियन रिचर्डसन, जो कि कहाँ की है, तो यह है आयरलैंड की, ठीक है, यह कहाँ की है, यह है आयरलैंड की। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जिनमें पहला है T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन है, ठीक है, आपको याद रखना है T20 में, ठीक है, T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी, तो T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी है सोफी डिवाइन, ठीक है, यह कहाँ की है, तो यह है न्यूजीलैंड की। और अगर आपसे बात की जाए इन्होंने कितने बॉलों में जो है शतक लगाई यानी सेंचुरी लगाई, तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 36 बॉलों में जो है शतक लगाया है, ठीक है। अगर आप ये तो पहले स्थान पर थी यानी सबसे तेज, यानी ये फर्स्ट थी पहले स्थान पर। अगर आपसे बात की जाए सेकंड स्थान पर, तो सेकंड स्थान पर थी डिएंड्रा डोटिन, ठीक है, आपको याद रखना है डिएंड्रा डोटिन, ठीक है दोस्तों। पहले स्थान पर है सोफी डिवाइन और दूसरे स्थान पर है डिएंड्रा डोटिन। अगर आपसे पूछा गया कि डिएंड्रा डोटिन ने कितने बॉलों में सेंचुरी लगाई, तो डिएंड्रा डोटिन जो इन्होंने 38 बॉलों में जो है इन्होंने सेंचुरी लगाई। और तीसरे स्थान पर कौन है, तो तीसरे स्थान पर है ग्रेस हैरिस, ठीक है, याद रखना है, तीसरे स्थान पर है ग्रेस हैरिस। इन्होंने कितने बॉलों में शतक लगा यानी इन्होंने कितने बॉलों में 100 रन कंप्लीट किए, तो इन्होंने कंप्लीट किए हैं 42 बॉलों में 100 रन, ठीक है, याद रखना है आपको। मेन क्वेश्चन है सबसे तेज शतक लगाने वाली यानी फर्स्ट कौन है, तो आपको याद रखना है सोफी डिवाइन, जो कि न्यूजीलैंड से 36 बॉलों में इन्होंने सेंचुरी लगाई है, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है जनवरी माह की प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है। तो जैसे अभी था अगस्त माह के, अब है जनवरी माह के प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है, तो यह है ऋषभ पंत, ठीक है, आपको याद रखना है, यह है ऋषभ पंत। अगला प्रश्न है हाल ही में मुलग मेडल किसे प्रदान किया गया, तो हाल ही में जो मुलग मेडल है यह अजिंक्य रहाणे को जो है प्रदान किया गया। अगर आपसे बात की जाए यह जो अजिंक्य रहाणे जिन्हें मुलग मेडल मिला है, यह इन्हें कहाँ पर मिला था, तो इन्हें मिला था यह ऑस्ट्रेलिया में मिला था। कौन सा मेडल? मुलग मेडल, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में मिला था। अगर आपसे बात की जाए हाल ही में एलन बॉर्डर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, याद रखना है एलन बॉर्डर पुरस्कार, तो यह प्राप्त किया गया है स्टीव स्मिथ, ठीक है, याद रखना है स्टीव स्मिथ को यह प्रदान किया गया। और अगर आपसे बात की जाए स्टीव स्मिथ कहाँ के हैं, तो यह एक ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अब हम बात करने वाले हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जिनमें पहला है दशक का सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी कौन है, ठीक है, दशक का सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी, इनका नाम है राशिद खान, ठीक है, इनका नाम है राशिद खान। सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी राशिद खान। सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी, दशक का सबसे सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी
यह है विराट कोहली, ठीक है। और अगर बात की जाए सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी, तो टेस्ट खिलाड़ी है स्टीव स्मिथ, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया, आपको वापस रिवीजन कराता हूँ, T20 सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी तो यह दिया गया राशिद खान, सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी यह है विराट कोहली, सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी यह है स्टीव स्मिथ। और अगर आपसे बात की जाए, यह तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। अगर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, खेल भावना दिखाने के लिए जो दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं यह कौन है? याद रखना, खेल भावना दिखाने के लिए दशक के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? तो यह है महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा आज का 5वां प्रश्न, जो कि है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार देश के औद्योगिकी उत्पादन में जुलाई महीने में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? याद रखना है आपको, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है, यह जो सूचकांक इन्होंने जारी किया है, राष्ट्रीय उत्पादन सूचकांक, यह हर महीने जारी करते हैं, यानी यह इस महीने का इन्होंने जारी किया है, ठीक है। इन्होंने इस महीने का जारी किया है, तो यह अगले महीने का भी जारी जल्दी कर देते हैं। यानी इन्होंने सितंबर का इन्होंने जारी किया है, तो अक्टूबर का जो है यह जल्दी जारी कर देते हैं। मतलब अक्टूबर का भी जारी करेंगे, फिर नवंबर का जारी करेंगे, फिर डबल दिसंबर का, उसके बाद में सीधा जनवरी। तो ये जो है हर महीने ये जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है ये औद्योगिकी उत्पादन सूचकांक जारी करता है। अगर आपसे बात की जाए, जो राष्ट्रीय सूचकांक कार्यालय है, इसका आधार वर्ष कौन सा था? तो इसका आधार वर्ष था 2011 और 2012, ठीक है। और अगर आपसे बात की जाए प्रश्न के अनुसार, अब हम चलते हैं, तो इन्होंने जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार देश के औद्योगिक उत्पादन में जुलाई महीने में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? याद रखना है, यह वृद्धि थी 11.5% की, यह वृद्धि थी। मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और आपको बता दूं, यह जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, ठीक है, इसके अंदर 8 कोर इंडस्ट्री है, ठीक है, 8 कोर इंडस्ट्री। और ये वो 8 इंडस्ट्री हैं जिन पर इंडिया का पूरा उद्योग इंडस्ट्री, यानी जो इंडस्ट्री है वो टिका हुआ है, ठीक है। ये 8 इंडस्ट्री जिन पर इंडिया का पूरा जो इंडस्ट्रियल जो चलता है ना वो सब टिका हुआ है, ठीक है। अगर आपसे बात की जाए कि इन कोर इंडस्ट्री में सर्वाधिक भागीदारी किस क्षेत्र की है, यानी किस क्षेत्र की है, तो यह जो कोर इंडस्ट्री है इनमें सबसे ज़्यादा भागीदारी है रिफाइनरी उत्पाद की, ठीक है। यह तो पहला था। दूसरा है बिजली, तीसरा है स्टील, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। इसे ये पेपर में आपसे जरूर पूछा जाएगा। पहला है रिफाइनरी उत्पाद, और ये सर्वाधिक भागीदारी रिफाइनरी उत्पाद का ही है इस कोर इंडस्ट्री में। अगला है बिजली, ठीक है। तीसरा है स्टील, चौथा है कोयला, पांचवा है कच्चा तेल, ठीक है। पांचवा कौन सा है? पांचवा है कच्चा तेल। 6 है प्राकृतिक गैस, ठीक है। 7th है सीमेंट, और जो 8th है लास्ट वो है उर्वरक, ठीक है। आपको ये याद करने हैं। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप वीडियो को बार बार पीछे ले सकते हो और अच्छे से देखकर फिर अच्छे से सुनकर आप इसे नोट डाउन करो, और फिर अपनी बुक में से देखकर आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है यह हम लोग मनाते हैं 29 जून को। हम जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है यह हम मनाते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा गया कि जो NSSO और CSO जो है इन दोनों को विलय कर किसका गठन किया गया है, किस मंत्रालय का गठन किया गया है, फिर किस कार्यालय का गठन किया गया है, तो आपको याद रखना है जो NSSO है इसका और जो CSO है इन दोनों का विलय कर ही जिसमें आपको पढ़ा रहा हूँ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसका गठन हुआ है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये था हमारा 5वां प्रश्न। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी अब हम चलते हैं हमारे आज के 6th क्वेश्चन की तरफ, जो कि है प्रतिवर्ष देश में अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? अभियंता दिवस क्या होता है? तो मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, कल था
15 सितंबर। और 15 सितंबर को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और साथ ही में इंजीनियर्स डे, जिसे आप जुगाड़ू दिवस याद रख सकते हो, और हिंदी में इसे कहते हैं अभियंता दिवस। यानी इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष देश भर में, तो जो प्रतिवर्ष देश भर में मैं आपको अब अभी बताया अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे या फिर जुगाड़ू दिवस, यह मनाते हैं 15 सितंबर को, ठीक है। और अगर आपसे पूछा गया कि हम यह 15 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं, तो आपको याद रखना है 15 सितंबर 1968, ठीक है। 15 सितंबर 1968 जो है, इसी दिन जो विश्वेश्वरैया है, विश्वेश्वरैया, ठीक है, इनका हैप्पी बर्थडे हुआ था। इनका इनका इनके जन्मदिन के अवसर पर जो है 15 सितंबर को हम इंजीनियर्स डे मनाते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ था मैसूर, जो कि कर्नाटक में है, इनमें इनका जन्म हुआ था। और इन्हें भारत का क्या कहा जाता था, तो इन्हें कहा जाता आधुनिक भारत का विश्वकर्मा, ठीक है। जो विश्वेश्वरैया है, इन्हें आधुनिक भारत का विश्वकर्मा भी कहा जाता है, ठीक है। और अगर आपसे बात की जाए कृष्णराज सागर बांध, तो ये जो कृष्णराज सागर बांध जिसकी आपको बात कर रहा हूँ, यह जो है यह कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। 15 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाते हैं और इसी के साथ हम अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे भी मनाते हैं, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जिनमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यह हम मनाते हैं 8 सितंबर को। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये जो दिवस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ किस दिन क्या मनाते हैं, ये आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेने हैं, क्योंकि यह पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। और ये इनमें से 10 या फिर 10 दिवस तो आपको ज़रूर पूछे जाएंगे, जो कि मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो मैं आपको बता रहा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यह मनाया जाता है 8 सितंबर को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है यह मनाया जाता है 14 सितंबर को। अब राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं। और अगर आपसे बात की जाए विश्व हिंदी दिवस, तो जो विश्व हिंदी दिवस है यह हम मनाते हैं 10 जनवरी को, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। और जैसे मैं आपको बताया 15 सितंबर को हम कौन कौन से दिवस मनाते हैं, तो हम 15 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंजीनियर्स डे यानी अभियंता दिवस या फिर जुगाड़ू दिवस, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म के लिए आप वहाँ पर जुगाड़ू दिवस लिख के मत आना, ठीक है। लोकतंत्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंजीनियर्स डे यानी अभियंता दिवस, वहाँ पे आपको जुगाड़ू दिवस लिखकर नहीं आना है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो यह जो ओजोन संरक्षण दिवस है यह हम मनाते हैं 16 सितंबर को, हम ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। और अगर आपसे बात की जाए 16 सितंबर 1987 को क्या मनाया जाता, कौन सा प्रोटोकॉल शुरू हुआ था, तो जो 16 सितंबर 1987 है, इस दिन एक प्रोटोकॉल शुरू हुआ था जो कि कनाडा में शुरू हुआ था, और उस प्रोटोकॉल का नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उस प्रोटोकॉल का नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। और अगर बात की जाए विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अंदर यह जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसे सबसे सफल प्रोटोकॉल माना जाता है, ठीक है। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसे विश्व का सबसे जो है सफल प्रोटोकॉल माना जाता है। अगर आपको जानना है कि आखिर ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था और इसे क्यों विश्व का सबसे सफल प्रोटोकॉल कहा जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको जो सब्सक्राइब का घंटी दिख रही, सब्सक्राइब का बटन दबाना है और जो बेल वाला आइकन है उसे भी ऑल पर सेट कर देना है। और आपको कम से कम जो सब्सक्राइबर है इसे 5000 तक लेके जाना है, जिसके बाद में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा जिसके अंदर मैं आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में समझाऊंगा और इसे क्यों जो है विश्व का सबसे सफल प्रोटोकॉल कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो विश्व पर्यटन दिवस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यह मनाया जाता है 27 सितंबर को, ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। और यह जो विश्व पर्यटन दिवस ये मैं आपको 27 सितंबर को, और यह जो वर्ल्ड टूरिज्म विश्व पर्यटन संगठन जो है ना दोस्तों,
इस विश्व पर्यटन संगठन ने किस वर्ष को सबसे खराब वर्ष कहा था? तो जो यह विश्व पर्यटन संगठन है, इन्होंने 2020 को सबसे खराब वर्ष घोषित किया था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, यानी हमारा आज का 7वां प्रश्न। ठीक है दोस्तों, होप आपको 6th क्वेश्चन का आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं 7th क्वेश्चन, जो कि है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 किसे दिया गया? आपको याद रखना है, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है, यह दिया गया है भानुमति थिवला जो है, इन्हें यह दिया गया है। अब इन्हें क्यों दिया गया है वो भी देखते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, यह जो भानुमति थिवला है, यह गुजरात की है और यह गुजरात में एक हॉस्पिटल में नर्स है। अब आप पूछोगे, अब ये नर्स है तो इन्हें आखिर यह जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है, यह क्यों दिया गया है? तो यह जो है, इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने कोविड-19 से जो महिला पॉजिटिव थी, ठीक है, याद रखना है, कोविड-19 में जो महिला पॉजिटिव भी थी और जो प्रेग्नेंट भी थी, जो कि गर्भवती महिला भी थी और जो कोविड-19 से पॉजिटिव महिला भी थी, इनकी इन्होंने डिलीवरी की है और जो बच्चे हैं उनका इन्होंने ध्यान भी रखा है। तो इसी की वजह से इन्हें जो है सम्मान के तौर पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 दिया गया है। ठीक है, याद रखना है भानुमति थिवला, और क्यों दिया गया है यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? आपको याद रखना है, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, पहला नोबेल पुरस्कार, ठीक है, शांति का पहला नोबेल पुरस्कार यह दिया गया है हेनरी ड्यूनेट को। ठीक है, हेनरी ड्यूनेट को दिया गया है शांति का पहला नोबेल पुरस्कार। कब दिया गया है? तो इन्हें दिया गया है 1901 में। ठीक है, 1901 में इन्हें शांति का जो है पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इन्होंने जो हेनरी ड्यूनेट जो इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने स्थापना की थी रेड क्रॉस की। ठीक है, इन्होंने स्थापना की थी रेड क्रॉस की। और आपको बताना है कि आखिर रेड क्रॉस क्या था, कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो सन 2020 है, इसमें जो है शांति का नोबेल पुरस्कार यह दिया गया है विश्व खाद्य कार्यक्रम को। ठीक है, विश्व खाद्य कार्यक्रम को। और अगर आपसे बात की जाए कि ये जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना हुई थी 1961 में, यानी 1961 में इस विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। इसका मुख्यालय है किसका? विश्व खाद्य कार्यक्रम का। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है, यह मनाया जाता है 12 मई को। ठीक है, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष को नर्स और मिडवाइफ वर्ष घोषित किया गया? आपको याद रखना है, किस वर्ष को नर्स और मिडवाइफ वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, यानी नर्स वर्ष और मिडवाइफ वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है 2020 को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 इसे किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 है, इसे सम्मानित किया गया है डेविड डायोब को। ठीक है, डेविड डायोब 2021। ठीक है, 2021 डेविड डायोब को इससे सम्मानित किया गया। अगर आपसे पूछा गया किस बुक की वजह से इन्हें इस अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इन्हें किया गया है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक है, ये जो पुस्तक है, इसके कारण इन्हें जो है डेविड डायोब को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अगर आपसे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 दिया गया था मारिके लुकास को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 मारिके लुकास। होप आपको यह 7th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, यानी 8th क्वेश्चन, जो कि है सितंबर 2021 में किसने भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है? आपको याद रखना है कि यह जो दिल्ली मेट्रो ने यह शुरू की है, और किस स्टेशन, यानी कश्मीरी गेट स्टेशन जो है इस पर। ठीक है, क्या
फास्टैग आधारित पार्किंग सुविधा, ठीक है, किस स्टेशन पर? तो कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन जो है, इस पर इन्होंने, दिल्ली मेट्रो ने फास्टैग आधारित पार्किंग सुविधा इन्होंने उपलब्ध की है, ठीक है। अगर आपसे बात की जाए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो उससे पहले देखते हैं कि प्रश्न जो आधारित है, यानी जो प्रश्न में दिया गया है, सितंबर 2021 में किसने भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है? तो यह जो फास्टैग आधारित पार्किंग सुविधा है, इसके अंदर जो भुगतान किया जाएगा, ठीक है, इसके अंदर जो भुगतान किया जाएगा वो भुगतान किया जाएगा पेटीएम पेमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, किसमें? पेटीएम पेमेंट कॉरपोरेशन। यानी आप इस तरीके समझिए कि यह जो पेटीएम पेमेंट कॉरपोरेशन है, इसने और जो दिल्ली मेट्रो है, इन दोनों के मध्य समझौता हुआ है, ठीक है, याद रखना है। वापस बता दो, दिल्ली मेट्रो ने कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर एक पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराई है जिसका नाम है फास्टैग आधारित पार्किंग सुविधा, और इसका जो भुगतान किया जाएगा, यह भुगतान किया जाएगा पेटीएम पेमेंट कॉरपोरेशन के, इस बैंक के तहत इसका भुगतान किया जाएगा, ठीक है। वो आपको समझ में आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप बार बार वीडियो को पीछे कर आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है भारत की पहली मेट्रो कहाँ संचालित की गई? तो भारत की जो पहली मेट्रो है, यह संचालित की गई थी कलकत्ता में, ठीक है। अगर आपसे बात की, अगला प्रश्न है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है श्रीधरन को, जो है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनका पूरा नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत की किस मेट्रो में, ठीक है, भारत की किस मेट्रो में सैनिटाइजर के लिए पराबैंगनी, ठीक है, सैनिटाइजर के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया गया? तो आपको याद रखना है, भारत की किस मेट्रो में सैनिटाइजर के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया गया? तो यह यानी आपको बता दो, पराबैंगनी जो किरणें हैं, यानी अल्ट्रा वायलेट रेस, तो इसका उपयोग किया गया है लखनऊ मेट्रो में, ठीक है, लखनऊ मेट्रो, इसका आंसर है लखनऊ मेट्रो, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कौन सी है? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो है कोलकाता मेट्रो। और अगर आपसे बात की जाए ये किस नदी से होकर गुजरती है? तो यह गुजरती है हुगली नदी से, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ संचालित की जा रही है? ठीक है, आपको यह प्रश्न हर हाल में याद रखना है। तो भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो जो संचालित की जा रही है दिल्ली में। और आपको बता दूं, जब इसका पहली बार जब ड्राइविंग टेस्ट हुआ था, तब ये जो दिल्ली की जो मेट्रो है, यानी ड्राइवरलेस मेट्रो जो दिल्ली में संचालित की गई है, यह दीवार तोड़कर आगे चली गई थी, क्योंकि दोस्तों इस मेट्रो के अंदर जो है ब्रेक लगाए नहीं गए थे। तो फिर अब इसके अंदर ब्रेक लगाए गए हैं और इसे अब संचालित किया जा रहा है कहाँ पर? दिल्ली में, ठीक है, ड्राइवरलेस मेट्रो। हो आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है ऑपरेशन माई सहेली का संचालक किस रेलवे जोन द्वारा किया गया? आपको याद रखना है, भारत में जो कुल रेलवे जोन है, भारत में कुल रेलवे जोन है 18, और 18वां रेलवे जोन है विशाखापट्टनम रेलवे जोन, ठीक है, याद रखना है। भारत में कुल रेलवे जोन है 18 और 18वां रेलवे जोन है का नाम है विशाखापट्टनम रेलवे जोन। और जैसे मैं आपको प्रश्न के हिसाब से पूछ रहा हूँ, ऑपरेशन माई सहेली का संचालन किस रेलवे जोन द्वारा किया गया? तो यह किया गया है दक्षिण पूर्वी जो रेलवे जोन है, इसके द्वारा किया गया है। और यह जो ऑपरेशन माई सहेली, इसका जो उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह है कि जो रेलवे है, यानी जो ट्रेन चलती है, उनके अंदर जो भी महिलाएं हैं वो सुरक्षित तरीके से एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सके, ठीक है, सुरक्षित तरीके से। यही इस ऑपरेशन का, यानी ऑपरेशन माई सहेली का उद्देश्य है, ठीक है। इसका संचालन किस रेलवे जोन के द्वारा किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न, जो कि है 15 सितंबर 2021 को किन 2 चैनल का विलय संसद टीवी लॉन्च की गई है? आपको याद रखना है, जो संसद टीवी है, संसद टीवी, इसकी जो सिफारिश रखी गई थी सूर्य प्रकाश समिति के द्वारा, इसकी सिफारिश रखी गई थी।
और यह किन दो टीवियों को मिलाकर यानी किन दो चैनल जो है इनका विलय कर कर यह टीवी लॉन्च की गई है। ये टीवी एक तरह से चैनल आप समझिए, ये एक न्यूज़ चैनल होगा, ठीक है। आपको याद रखना है संसद टीवी जो है इसकी सिफारिश रखी थी सूर्य प्रकाश समिति ने, और ये जो है राज्यसभा टीवी और जो लोकसभा टीवी है इन दोनों ये जो टीवी यानी ये जो चैनल है इनका विलय कर कर यह संसद टीवी जो है इसका उद्घाटन किया गया है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका उद्घाटन जो है यह कब किया गया, तो आपको याद रखना है इसका उद्घाटन किया गया है 15 सितंबर 2021 को इसका उद्घाटन किया गया है। और 15 सितंबर 2021 को इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो इसका उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगर आपसे बात की जाए इसके पहले सीईओ कौन है, तो इसके पहले सीईओ है रवि कपूर। और सीईओ की जो फुल फॉर्म क्या होती है यह आप मुझे कमेंट में बताओगे। अगर आपको नहीं आती तो मुझे कमेंट में वो भी बताना कि आपको नहीं आती, मैं अगले वीडियो में आपको यह जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो इसके पहले सीईओ है किसके, संसद टीवी के पहले सीईओ है रवि कपूर। किस समिति ने इसकी सिफारिश रखी थी, सूर्य प्रकाश समिति ने। मैं आपको ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह क्वेश्चन जो है बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपके पेपर में जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। यह जो है संसद टीवी, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी इन दोनों का विलय कर कर यह टीवी इस टीवी का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। अब आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों, जिनमें पहला है हाल ही में राज्यसभा का नेता और नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया, ठीक है। राज्यसभा का नेता और नेता प्रतिपक्ष, तो राज्यसभा का नेता बनाया गया है पीयूष गोयल को और नेता प्रतिपक्ष वह बनाया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को, ठीक है। याद रखना है राज्यसभा का नेता, ठीक है, वह बनाया गया है पीयूष गोयल को और नेता प्रतिपक्ष तो यह बनाया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को, ठीक है। अगला प्रश्न है लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी। आपको याद रखना है लोकसभा की पहली महिला महासचिव थी स्नेहलता श्रीवास्तव, ठीक है, स्नेहलता श्रीवास्तव, ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में राज्यसभा का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में जो राज्यसभा है इसका महासचिव नियुक्त किया गया है केशव रामाचार्युलू को, ठीक है, केशव रामाचार्युलू को इसका जो है दोस्तों लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया गया, ठीक है, केशव रामाचार्युलू को। अगला प्रश्न है हाल ही में लोकसभा का महासचिव किसे नियुक्त किया गया, तो लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है उत्पल सिंह को, ठीक है, और राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है केशव रामाचार्युलू को। ये जो अभी मैं आपको एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समझाता हूँ जो कि आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे, जिनमें पहला है लोकसभा का महासचिव, तो लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया गया उत्पल सिंह को, ठीक है। राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया केशव रामाचार्युलू को और लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी, तो लोकसभा की पहली महिला महासचिव थी स्नेहलता श्रीवास्तव, ठीक है। होगा आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है संयुक्त बैठक में राज्यसभा का सभापति भाग ले सकता है या नहीं, तो सिंपल है, इसके अंदर जो राज्यसभा का जो सभापति है यह संयुक्त बैठक में भाग ले नहीं सकता, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा 9th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी हमारा आज का आखिरी प्रश्न जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि है चर्चा में रहा चंथू क्या है, तो चंथू जो है यह एक सुपर टाइफून है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यह एक सुपर टाइफून है। अगर आपसे बात की जाए यह किन देशों पर टकराया है यह सुपर टाइफून, तो यह टकराया है फिलीपींस और जो ताइवान, ये दोनों देश जो है इन दोनों देशों पर जो है यह सुपर टाइफून टकराया है और इस टाइफून का नाम है चंथू, ठीक है, अच्छा नाम रखा है चंथू, ठीक है। होप आप सभी को आज का करंट अफेयर समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।